हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। केंद्रीय प्रशासन हम पढ़ चुके थे। केंद्रीय प्रशासन के बाद में चल रहे हैं प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में आपने पढ़ा कि मौर्य जो प्रशासन की व्यवस्था थी प्राचीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण थी। वरद प्रशासन की व्यवस्था थी। मौर्य प्रशासन में पहली बार पूरे देश में केंद्रीय अधिकारी नियुक्त किए गए थे। ये जो अधिकारी थे ये मामत्यों की श्रेणी के थे। 3 प्रकार के मामत्य थे, उच्च श्रेणी, मध्य श्रेणी, निम्न श्रेणी। उनसे 18 तीर्थ आप पढ़ चुके हो। उच्च अधिकारी थे पुरोहित, प्रधानमंत्री, समाहर्ता, भू राजस्व अधिकारी, सन्निदाता, ट्रेजरी ऑफिसर, व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, परदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, ये आप तैयार कर चुके हो। साथ में अध्यक्ष तैयार कर चुके हो। अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्षों का उल्लेख है। अच्छी तरह से आपको तैयार होंगे। अब हम ले रहे हैं प्रांतीय प्रशासन। मौर्य प्रशासन अशोक के समय 5 प्रांतों में बटा हुआ था और प्रांत का जो प्रशासक होता था वो गवर्नर कहलाता था या राज्यपाल कहते थे, और वो राज परिवार से संबंधित कोई व्यक्ति होता था। अशोक के अभिलेखों में उसे आर्य या आर्यपुत्र या कुमार कहा गया है। तो 5 प्रांत कौन कौन से थे देखें। प्रांत सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। अशोक के समय 5 प्रांत थे। प्रांत को चक्र भी कहा गया है। प्रांत को क्या कहा गया है? चक्र। उत्तरी प्रांत जिसे उत्तरापथ भी कहते थे, इसकी राजधानी थे तक्षशिला। आगे तक्षशिला में हम एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट करेंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला। फिर पश्चिमी प्रांत को क्या बोलते थे? अवंतीपथ। इसकी राजधानी थी उज्जैनी। आपने पढ़ा था बिंदुसार पढ़ते समय, अशोक उज्जैनी का राज्यपाल था और उसने बिंदुसार के समय तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाया था। अशोक को उज्जैनी करमौली भी कहा गया है। अगला तीसरा प्रांत है दक्षिणी प्रांत। यह था दक्षिणापथ। इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। कलिंग प्रांत, जो अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व कलिंग युद्ध लड़ा था, इसकी राजधानी थी तोसली। प्राच्यपथ, जिसे दक्षिणी प्रदेश भी कहते हैं, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र या मगध, और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। यहीं से मौर्य प्रशासन चलाया जाता था और मौर्य प्रशासन की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। प्रांतों का प्रशासन वायसराय द्वारा चलाया जाता था और वायसराय कौन होते थे? राज परिवार से संबंधित। अशोक के अभिलेखों में कुमार या आर्यपुत्र प्रांत के प्रशासक को कहा गया है। अभिलेखों में कुछ प्रांतीय अधिकारियों का उल्लेख है। तो प्रांतीय अधिकारी पहला है धर्म महामत्र। इसको आपने अशोक के 5वें शिलालेख में पढ़ चुके हो, वर्ध शिलालेख में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धर्म महामत्र की नियुक्ति की, जिसका मुख्य कार्य था विभिन्न संप्रदायों में धर्म परिवर्तन और ये देखना कि लोग नैतिक तथा सदाचरण का ध्यान रखते हैं। तो ये सभी संप्रदायों के मध्य समन्वय, धर्म परिवर्तन, और साथ में ये भी ध्यान रखते थे कि जनता है वो नैतिक तथा सदाचरण के नियमों का पालन करती है। दूसरा अधिकारी है राजुक। अभिलेखों में उल्लेख है, तीसरे अभिलेख में है राजू का उल्लेख है।
ये कौन थे? अशोक के समय जनपदीय न्यायालय का न्यायाधीश होता था और इसके पास जमीन की, फिर ये जमीन की पैमाई से भी संबंधित अधिकारी था। अगला है युक्त। ये राजस्व अधिकारियों का सहायक होता था। राजस्व अधिकारियों का सहायक कौन हो गया? युक्त। प्रतिवेदक। प्रतिवेदक कौन होता था? राज्य को प्रशासन व जनता संबंधी सूचना प्रदान करता था। प्रतिवेदक। छठे वर्ध शिलालेख में उल्लेख है कि मैं जहाँ भी हूँ हर क्षण हर पल मेरे प्रतिवेदक मुझे जनता की सूचना प्रदान करें, तो ये प्रतिवेदक है। पुलिसा। पुलिसा था आधुनिक जनसंपर्क अधिकारी की तरह से। वचभूमिक। वचभूमिक कौन था? गौशालाओं के निरीक्षक और पशुधन की देखरेख करता था। प्रादेशिक कौन था? आधुनिक जिला कलेक्टर की तरह से कार्य करते थे। तो इनमें देखो इम्पोर्टेंट कौन सा है जो आप करेंगे? एक तो प्रांत को ही क्या कहते थे? चक्र कहते थे। प्रांत को ही क्या कहते थे? चक्र कहते थे। और दूसरा एक ये पांचों प्रांतों की राजधानी करनी है। उत्तरी प्रांत, उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। पश्चिमी प्रांत, इसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी। दक्षिणी प्रांत, इसकी राजधानी कहाँ थी? सुवर्णगिरी। कलिंग, कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तौसली। प्राच्य पथ, इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। याद करने। अभी लेखुम क्या कहा गया है? कुमार आर्यपुत्र। अच्छा, एक ये जो अधिकारी हैं, ये जो अधिकारी हैं इनको सबको याद करना है। धर्म महापात्र, नैतिक, सदाचरण पर जोर, राजयुग, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय का न्यायाधीश, युक्त राजस्व अधिकारियों का सहायक, प्रतिवेदक क्या था? राज्य को प्रशासन व जनता संबंधी सूचना प्रदान करता था। पुलिसा आधुनिक जनसंपर्क अधिकारी की तरह। वचभूमि गौशालाओं के निरीक्षक और प्रादेशिक थे आधुनिक जिला कलेक्टर। एक ये देखो, ये तो गया उत्तरी प्रांत, ये पश्चिमी प्रांत, ये दक्षिणी प्रांत। ये जो प्राच्य पथ था ना, प्राच्य पथ जो मगध है, ये पूर्वी प्रदेश था, दक्षिणी नहीं था। ये कौन सा था? पूर्वी प्रदेश। पूर्वी प्रदेश करेंगे, दक्षिणी नहीं। दक्षिणी तो कौन सा आ गया? सुवर्णगिरी। प्राच्य मगध, मगध जैसे बिहार में है, पटना वर्तमान पाटली पटना, तो ये पूर्वी प्रदेश है, तो इसमें सुधार कर लेंगे। ये पूर्वी प्रदेश इम्पोर्टेंट है। अब हम पूरा प्रशासन को शॉर्ट रूप में देखते हैं। केंद्र था, केंद्र बटा हुआ था प्रांत में, और प्रांत का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? कुमार या आर्यपुत्र। और अशोक के समय हम चर्चा कर चुके थे, प्रांत कितने थे? 5। ये प्रांत बटे हुए थे मंडल में। मंडल कमिश्नरी क्षेत्र था, और इस कमिश्नरी क्षेत्र या मंडल का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? परदेष्टा या प्रादेशिक। प्रांत बट गए मंडल में, मंडल का प्रमुख अधिकारी हो गया परदेष्टा या प्रादेशिक। फिर मंडल बट गया आहार या विषय। आहार या विषय, ये क्या है? जिला। और इसका प्रमुख अधिकारी, जिले का प्रमुख अधिकारी कौन था? विषयपति या स्थानिक। फिर जिले से नीचे स्थानीय। स्थानीय था 800 ग्रामों का समूह। स्थानीय से नीचे था द्रोणमुख, ये था 400 ग्रामों का समूह। द्रोणमुख से नीचे था खावर्टिक, ये है 200 ग्रामों का समूह। फिर है संग्रहण, 100 ग्रामों का समूह। और फिर सबसे छोटी इकाई है ग्राम, और ग्राम का प्रमुख अधिकारी क्या था? ग्रामीणी। तो आप इन चीज़ों को याद कर लोगे। प्रांत, प्रांत मंडल, मंडल से आहार, आहार था विषय जिला, फिर स्थानीय, द्रोणमुख, खावर्टिक, संग्रहण, ग्राम। प्रांत का प्रमुख अधिकारी कुमार या आर्यपुत्र। फिर मंडल, कमिश्नरी क्षेत्र का प्रमुख अधिकारी था परदेष्टा या प्रादेशिक।
फिर विषय या जिला का प्रमुख अधिकारी था विषयपति या स्थानिक। 800 ग्रामों का समूह स्थानीय, 400 का द्रोणमुख, 200 का खावर्टिक, 100 का संग्रहण और प्रमुख अधिकारी था ग्राम का ग्रामीणी। अब आ जाओ नगर प्रशासन। नगर प्रशासन की जानकारी मैग्स्थनीज की इंडिका से मिलती है। एक तो यही प्रश्न अच्छा है, नगर प्रशासन की जानकारी मैग्स्थनीज की इंडिका से मिलती है। इंडिका में लिखा है कि नगर का प्रशासन चलाने के लिए 30 सदस्यों का एक समूह था और इन 30 सदस्यों में से 6 समितियां बटी हुई थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। समितियों का क्या नाम था? एक थी शिल्प कला समिति। ये क्या देखती थी? ये शिल्प कला से संबंधित थी। ये जो कलाकार हैं, जो कलाओं का निर्माण करते हैं, तो उनकी कलाओं का निरीक्षण करती थी। कारीगर व कलाकारों के हितों का संरक्षण करती थी। दूसरी समिति थी विदेश समिति। ये क्या करती थी? ये विदेशियों से संबंधित थी। विदेशियों का रहना, खाना पीना, दवाई, विदेशियों को कोई समस्या तो नहीं है, और यही कोई विदेशी मर गया तो उसका दाह संस्कार करना, उसकी संपत्ति यथास्थिति पहुँचाना, तो ये विदेशियों से संबंधित थी विदेश समिति। जनसंख्या समिति, जनसंख्या क्या करती थी? ये जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर तैयार करती थी और जनगणना का कार्य करती थी। प्राचीन भारत में सबसे पहले मौर्य काल में जनगणना प्रारंभ हुई थी। एक वस्तु निरीक्षण समिति, इस समिति में भी 5 सदस्य थे। ये क्या करते थे? बाजार में बिकने वाली वस्तुओं में मिलावट पर रोक करते थे। उद्योग व्यापार समिति, ये क्या थी? नगर का उद्योग है, व्यापार है, उसकी देखरेख करती थी। कर समिति, कर समिति का क्या कार्य था? क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूलना। इस तरह से 30 व्यक्तियों की ये 6 समितियां थी, जिसमें प्रत्येक में 5 सदस्य थे। इसमें प्रश्न ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन रहा है, पाटलिपुत्र के प्रशासन की अच्छी जानकारी मिलती है किससे? मैग्स्थनीज की इंडिका से। 30 सदस्यों की समिति थी, ये भी याद कर लोगे। अब देखो, मैग्स्थनीज ने 2 अधिकारियों का विशेष वर्णन किया है। एक तो है एस्ट्रोनोमोई, मैग्स्थनीज ने वर्णन किया है एस्ट्रोनोमोई। ये क्या था? नगर का प्रमुख अधिकारी था, नगर का प्रमुख अधिकारी। दूसरा है एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई कौन था? ये जिले का अधिकारी था और सड़क निर्माण का भी अधिकारी था, और ये भू राजस्व का भी अधिकारी था। ये इम्पोर्टेंट लगा लो, काफ़ी बार पूछा हुआ है, इसका वर्णन मैग्स्थनीज ने किया है। अब देखो, एक बार भू राजस्व पूछ लिया इसी के नाम से, एक बार सड़क का पूछ लिया, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देंगे, या तो सड़क निर्माण पूछेंगे या भू राजस्व। एक और रूप दर्शक, ये किससे संबंधित है? ये है सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी, सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी। तो इस तरह से ये हुआ नगर प्रशासन। सभी याद कर लेंगे इनमें, जैसे प्रांत, मंडल, आहार, स्थानीय, द्रोणमुख, खावर्टिक, संग्रहण। अब हम चर्चा करते हैं गुप्तचर व्यवस्था। मौर्य काल की गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इसका जो वर्णन है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। तो एक इम्पोर्टेंट लगा लो, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। इसकी जानकारी किससे मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। और अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा है? गुड पुरुष। गुप्तचरों को कहा है गुड पुरुष। और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी कौन था? प्रधान अधिकारी कौन हो गया? महामात्य पर्षप। महामात्य पर्षप गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी था। और गुप्तचर 2 प्रकार के थे। एक तो कौन सा था? संस्था, ये थे स्थायी गुप्तचर। और दूसरा है संचर, ये कौन से थे? भ्रमणशील गुप्तचर। संचर थे भ्रमणशील गुप्तचर।
इस पे विशेष ध्यान देना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, जो एक जगह स्थायी रह करके गुप्तचर का जो कार्य करते थे वो कौन से कहलाते थे? संस्था। और जो भ्रमणशील गुप्तचर थे वो क्या थी? संचर। अच्छा, संस्था गुप्तचर 5 प्रकार के थे। पहला है काप्टिक। काप्टिक में क्या थे? वे गुप्तचर जो विद्यार्थी के वेश में रहते थे। काप्टिक है, काप्टिक विद्यार्थी के वेश में रहने वाले गुप्तचर। उदयस्थित। उदयस्थित कौन थे? सन्यासी के रूप में रहने वाले। उदयस्थित कौन थे? सन्यासी के रूप में रहने वाले। गृहपथिक। गृहपथिक कौन थे? किसान के वेश में रहने वाले। एक वैदेहक, ग्रीक व्यापारी के वेश में रहने वाले। तापस। तापस कौन थे? सिर मुंडवाकर तपस्वी के रूप में रहने वाले गुप्तचर। मतलब संस्था में थे स्थायी गुप्तचर। और ये किस रूप में रहते थे? कितने प्रकार थे इनके? काप्टिक, उदयस्थित, गृहपथिक, वैदेहक, तापस। याद हो तो कर लेना। बाकी संस्था स्थायी गुप्तचर और संचर भ्रमणशील गुप्तचर। अब आ जाओ संचर। संचर 4 प्रकार के थे। एक पहला था क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन थे? विशेष प्रशिक्षण प्राप्त। ये जो गुप्तचर थे इनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था। और ये किस में निपुण होते थे? समुद्री विद्या में, ज्योतिष व्याकरण में, इंद्रजाल में, वशीकरण में, नाचने गाने की कला में निपुण। तो ये क्षत्रिय विशेष प्रशिक्षण प्राप्त थे। दूसरा है तीक्ष्ण। ये शूरवीर गुप्तचर होते थे और हर तरह के खतरों में कार्य करने वाले होते थे। एक इम्पोर्टेंट है परिवार्जिका। ये सन्यासी के रूप में कार्य करने वाली महिला गुप्तचर थी। परिवार्जिका इम्पोर्टेंट है, सन्यासी के रूप में कार्य करने वाली स्त्री। अक्सर ये वेश्याओं को उनसे गुप्त इस कार्य के लिए काम में लिया जाता था गुप्तचर के रूप में। रसद, क्रूर प्रकृति के गुप्तचर होते थे। इनका किसी से कोई संबंध नहीं रखते थे, क्रूर प्रकार के गुप्तचर। अब एरियन ने गुप्तचरों को ओवरसियर कहा है। एरियन गुप्तचरों के लिए कौन सा शब्द काम में लिया है? ओवरसियर। और स्ट्रेबो ने इंस्पेक्टर कहा है गुप्तचरों को। तो ये हो गई हमारी मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था। मौर्य गुप्तचर व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। इसमें एक बार मैं पुनः दोहरा दूं आपको, गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी कौन था? महामात्या पर्षप। और गुप्तचर व्यवस्था की जानकारी किससे मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अन्य ग्रंथों भी मिलती है पर विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गुड पुरुष। गुप्तचर 2 प्रकार के थे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो संस्था जो स्थायी गुप्तचर जो एक ही जगह रह करके गुप्तचर का कार्य करते थे, यह था संस्था में। और दूसरा था संचर जो भ्रमणशील गुप्तचर थे। संस्था गुप्तचर 5 प्रकार के थे। एक थे काप्टिक, विद्यार्थी के वेश में रहने वाले। उदयस्थित, सन्यासी के रूप में रहने वाले। गृहपथिक, किसान के वेश में रहने वाले। वैदेहिक, ग्रीक व्यापारी के वेश में रहने वाले। तापस, सिर मुंडवाकर तपस्वी के वेश में। संचर में क्षत्रिय, ये विशेष प्रशिक्षण प्राप्त थे। तीक्ष्ण, ये शूरवीर गुप्तचर होते थे। इनमें परिवार्जिका इम्पोर्टेंट है। परिवार्जिका कौन है? सन्यासी के रूप में कार्य करने वाली स्त्री। रसद है क्रूर प्रकृति। एरियन ने गुप्तचरों को क्या कहा? ओवरसियर। और स्ट्रेबो ने क्या कहा? इंस्पेक्टर। अच्छा, 4 ही प्रश्न करने हों तो पहला प्रश्न, गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी कौन था? महामात्या पर्षप। गुप्तचर व्यवस्था कहाँ से जानकारी मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। संस्था कौन थे? स्थायी गुप्तचर। संचर कौन थे? भ्रमणशील गुप्तचर।
परिवारजिका क्या थी? सन्यासी के रूप में कार्य करने वाली स्त्री गुप्तचर। एरियन ने क्या कहा है? ओवरसियर। और स्ट्रेबो ने क्या कहा है? इंस्पेक्टर। ये प्रश्न आप कर लेंगे। सैनिक संगठन, मौर्यों की जो सेना थी वो शक्तिशाली सेना थी। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने तैयार की थी। अब मौर्यों की सेना के बारे में जस्टिन ने कहा है, जस्टिन ने क्या कहा है? चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का समूह कहा है। इम्पोर्टेंट है, जस्टिन वही हैं जिन्होंने कहा था एंड्रोकोस की सहायता से सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने दासता का जुआ उतार फेंका। और वही जस्टिन क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का समूह। प्लिनी जिसने अशुभ आए थे वो क्या करे हैं? मौर्य सेना में 6 लाख पदाती मतलब पैदल सैनिक, 30,000 अश्वारोही घुड़सवार, 9,000 हाथी और 1,000 रथ थे। ये प्लिनी वर्णन कर रहा है मौर्य सेना का। एक ये इम्पोर्टेंट है, मौर्य सेना यूनानी आदर्श के अनुप्रणीत थी। यूनानी सिकंदर यूनानी था ना, सिकंदर सेल्यूकस मेगास्थनीज उनका ही राजदूत था सेल्यूकस का। तो यूनान की सेना अच्छी मानी जाती थी। उस समय सिकंदर विश्व विजेता, अच्छे युद्ध जीत रहा था। तो भारत की जो मौर्य सेना थी वो यूनानी सेना के अनुसार तैयार की गई थी। सैनिकों को राज्य द्वारा वर्दी, शस्त्र, रक्षा कवच प्रदान किए जाते थे। और एक अच्छा प्रश्न है, मौर्य काल में सैनिकों को नियमित वेतन दिया जाता था, नियमित वेतन दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार 30 सदस्यों वाली युद्ध परिषद थी। कितने सदस्यों वाली युद्ध परिषद सदस्यों वाली थी? ये लाइट जला दे। 30 सदस्यों वाली युद्ध परिषद थी। 5-5 सदस्यों की 6 उप समितियाँ बनी हुई थी। अब देखो, प्रथम उप समिति किससे संबंधित थी? ये पदाती सेना से। द्वितीय किससे संबंधित थी? अश्वारोही से। तृतीय किससे थी? अस्थि सेना से। चतुर्थ किससे थी? रथ सेना से। पंचम किससे थी? नौ सेना से संबंधित थी। षष्टम थी रसद विभाग, जो सामान है, खाने पीने का है, वो विभाग देखती थी। नायक, युद्ध में सेना का नेतृत्व कौन करता था? नायक। सैनिक 2 प्रकार के होते थे। एक तो आनुवांशिक, ये स्थायी सैनिक होते थे, सैनिक के बाद उसका बेटा उत्तराधिकारी हो जाता था। एक थे भर्तभोगी, ये युद्ध के समय भर्ती किए जाने वाले बाड़े के सैनिक होते थे। अर्थशास्त्र में नवाध्यक्ष नौसेना प्रमुख का उल्लेख है, मतलब मौर्यों की सेना में नौसेना थी। सेना का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति था, जिसका वेतन था 48,000 पर्ण वार्षिक। प्लूटार्क, जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हो, प्लूटार्क ने यह कहा है चंद्रगुप्त की जो सेना थी वो नंदू की पैदल सेना से 3 गुना अधिक थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदू की सेना से, नंदू की पैदल सेना से 3 गुना अधिक सैनिक भर्ती कर लिए थे। और एक प्लूटार्क का कथन है, एंड्रोकोट्स 6 लाख सेना की सहायता से भारत को रोंद डाला। चलिए, ये हुई सैनिक व्यवस्था। सैनिक व्यवस्था में कौन सा प्रश्न याद करोगे? एक तो ये जस्टिन का कथन, चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का समूह का। एक ये प्लिनी, 6 लाख पदाती, 30,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी। एक यूनानी आदर्श से अनुप्रेरणित थी। एक ये विशेषताओं में पूछ लेता, नियमित वेतन दिया जाता था, वर्दी, शस्त्र, रक्षा कवच दिया जाता था। ये 30 सदस्यों वाली युद्ध परिषद, ये याद रह जाएगी मेगास्थनीज के अनुसार, बिल्कुल सरल है। नवाध्यक्ष नौसेना प्रमुख था। एक ये प्लूटार्क का कथन, एंड्रोकोट्स ने 6 लाख की सेना की सहायता से भारत को रोंद डाला। अब आ जाओ न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था क्या थी? सर्वोच्च जो मुख्य न्यायाधीश था वो अधिकार सम्राट के पास था।
यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहा है। न्यायालय दो प्रकार के थे। पहला है धर्मस्थेय न्यायालय, ये था दीवानी न्यायालय, ये भूराजस्व से संबंधित था धर्मस्थेय न्यायालय। और इसका जो प्रधान न्यायाधीश है ये है व्यवहारिक, खूब इम्पोर्टेंट है। ये दोनों ही हैं। धर्मस्थेय किससे संबंधित था? दीवानी। और इसका न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश क्या कहलाता था? व्यवहारिक, याद करना है। दूसरा न्यायालय था कंटक शोधन, कंटक शोधन न्यायालय। ये कौन सा था? फौजदारी न्यायालय। और इसका न्यायाधीश क्या कहलाता था? परदेष्टा। इसका न्यायाधीश क्या कहलाता था? परदेष्टा। कंटक शोधन न्यायालय, इसका न्यायाधीश कौन हो गया? परदेष्टा। एक रज्जुक, ये क्या थे? जनपदीय न्यायाधीश। और छोटे न्यायालय थे वो कौन से थे? एक स्थानीय न्यायालय था, द्रोणमुख न्यायालय था, खावटिक न्यायालय था, संग्रहण न्यायालय था। जैसे हमने प्रशासन में इनका विभाजन पढ़ा था ना, 800 ग्रामों का समूह स्थानीय, 400 का द्रोणमुख, 200 का खावटिक और 100 का, इतने ग्रामों पर जो न्यायालय था वो संग्रहण कहलाता था, 200 पर न्यायालय खावटिक कहलाता था, 400 ग्रामों के समूह पर जो न्यायालय द्रोणमुख और 800 पर स्थानीय। तो इस तरह से ये मौर्यों की न्याय व्यवस्था थी। न्याय व्यवस्था में एक बार पुनः सुन लो, धर्मस्थेय न्यायालय दीवानी न्यायालय थे, इनका मुख्य न्यायाधीश कौन था? व्यवहारिक। कंटक शोधन न्यायालय कौन सा था? फौजदारी, इनका न्यायाधीश क्या कहलाता था? परदेष्टा। रज्जुक जनपदीय न्यायालय, फिर स्थानीय, द्रोणमुख, खावटिक, संग्रहण। एक बार पुनः सुन लो, इसमें प्रशासन हमारा पूरा हो गया है। सैनिक संगठन में जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का समूह बताया। प्लिनी के अनुसार 6 लाख के पदाती, 30,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी, 1,000 रथ। और किससे थी? मौर्य सेना से, यूनानी सेना आदर्श से अनुप्रेरणित थी। आगे हम करेंगे नवाध्यक्ष नौसेना प्रमुख। प्लूटार्क का कथन, सेंड्रोकस ने 6 लाख की सेना से रोन डाला। धर्मेश न्यायालय दीवानी व्यवहारिक, कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी, परदेष्टा, स्थानीय, द्रोणमुख, खावटिक, संग्रहण। चलो इसको तैयार कर लेंगे। कल आप पढ़ के आना मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था।